दिसंबर का महीना था। इंसान खाली समय में ज़रूर पिछली बातें याद करने लगता है। बचपन की कुछ बातें याद आते ही मन कलवाहट से भर जाता। मैंने तो ज़िंदगी से लड़ना ही सीखा है, क्योंकि किसी हद तक मेरी ज़िंदगी सामान्य नहीं थी। बचपन के कुछ साल तो ठीक ही गुजरे, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। मुझे मेरे पापा बहुत मानते, लेकिन जैसे ही मैं माँ कहती या उनके पास जाने की इच्छा जताती तो पापा गुस्से से आंख बबूला हो जाते। मैं कुछ समझ नहीं पाती, आखिर मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई। देखा, माँ अपने शौक के लिए कई बार पापा से डांट सुनती। उनके गायन की वजह से कई बार लोग हमारे घर आते। पापा माँ पर गाहे बगाहे ताना कसते और उनके जाने के बाद कई दिनों तक माँ को जलील करते रहते। ऐसा वातावरण बना देते कि घर के काम के बाद माँ अपना गायन लेकर बैठी नहीं पाती और बेहद दुखी रहती। माँ मेरे नाना नानी की इकलौती संतान थे, बहुत ही सरल, शांत और अपने गायन में व्यस्त रहने वाली। पापा पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले, दूसरों पर रौब जमाने वाले, बड़बोले। पापा के परिवार को ऊंचे खानदान के होने का बड़ा गर्व था। मान और पैसे के बूते समाज में उनके रौब को देखते हुए मेरे नाना ने मेरी माँ के रूप में गाय यहाँ बांध दी थी। उन्होंने सोचा था कि इनके रौब से बेटी का और उसके बाद बेटी के पिता का मान और रौब बढ़ेगा, मगर हुआ कुछ उल्टा ही। माँ है मेरी शांत प्रकृति की। वे अब शब्दों और पीड़ा के आगे अपने होठ सिल लेती ताकि बेटी को लड़ाई के माहौल से दूर रखा जा सके। मगर परिवार में किसी एक व्यक्ति की भी मनमानी से बच्चों के विकास का माहौल नहीं रहता, चाहे दूसरा कितना ही चुप रह जाए। उस वक्त मेरी उम्र कोई 12 बरस की रही होगी, जब जाने किन किन घटनाओं के बाद मेरे पापा चिल्लाते हुए आए और माँ का गला दबोच लिया। मेरी माँ बड़ी स्वाभिमानी थी। पापा उनका गला दबा रहे थे और वे चुपचाप उनसे आंखें मिलाए खड़ी थी। यह दृश्य देख मैं अंदर से कांप गई। पापा की छत्र छाया में मुझे मेरी मौत नजर आने लगी। मैं बिलख कर पापा के पैरों पे पड़कर भीख मांगने लगी कि वे माँ को छोड़ दें। इस तरह हम माँ बेटी के ना चाहते हुए भी पापा के खुद के व्यवहार की वजह से पापा को लगता गया कि हम उनके विरोधी हैं। माँ उनके बारे में मुझे भड़काती हैं और तभी मैं उनसे दूर होती जा रही हूँ। घर का माहौल बेवजह विषैला हो गया था, लेकिन माँ को पापा से अलग होने की सलाह देने पर माँ का साफ इनकार ही रहता। मैं बड़ी पसोपेश में थी कि इतनी भी क्या मजबूरी है माँ को घुट घुट कर जीना पड़े, और तब जब वे रेडियो की हाई आर्टिस्ट भी हैं। खैर, 15 साल की अवस्था में उसका भी पता मुझे लग ही गया कि माँ की आखिर मजबूरी क्या थी। नानी जी का देहांत हुआ तो हम दोनों माँ बेटी के साथ पापा भी रस्म निभाने मुंबई पहुँचे। माँ की स्थिति देख नाना कुछ अबाक दिखे। माँ के साथ पापा का अभद्र व्यवहार नाना जी को खलने लगा। नाना ने जरा पापा को समझाना क्या चाहा, पापा उखड़ गए। उनके अनुसार नाना को हमेशा दामाद के आगे झुक कर रहना चाहिए और कुछ समझाने का दुस्साहस कदापि नहीं करना चाहिए। नाना सख्ती में थे। अब तक कभी माँ ने कुछ बताया नहीं था और लगातार हो रहे माँ के साथ गलत व्यवहार का नाना को पता भी नहीं था। मैंने नाना को सब कुछ बताकर हमारे घर की परेशानी दूर करनी चाहिए। माँ के पीछे मैंने नाना के सामने मेरी माँ की ज़िंदगी के कई सारे पन्ने खोल दिए, पर बात इस तरह बिगड़ जाएगी मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। नाना को हार्ट अटैक आ गया और हम पर कई सारी परेशानियाँ एक साथ आ गई। खैर, जैसे तैसे जब वे ठीक होकर आए तो उनके में काफ़ी मानसिक परिवर्तन आ गया था। उन्होंने माँ को सुझाव दिया कि माँ चाहे तो यही रुक जाएं, लेकिन माँ ने ऐसा करने से मना कर दिया। अभी मैं 10वीं में थी और मेरे जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हो वे ऐसा नहीं चाहती थी। क्या बस इतनी ही बात थी? हमने जोर डाला माँ पर तो कुछ बातें और सामने आईं। दरअसल मेरी नानी के पिता ने नानी की माँ को अपनी ज़िंदगी से इस तरह अलग कर रखा था और अपनी भाभी के इतने करीब थे कि उनकी माँ ने जहर खा लिया था। नानी और उनकी दीदी को बड़े दुख सहने पड़े थे, तो नानी ने वचन लिया था मेरी माँ से कि ज़िंदगी में कभी हिम्मत हार कर पलायन नहीं करेगी, अपने बच्चों को समाज की नज़र में कमतर नहीं होने देगी। माँ तो वचन निभा रही थी, लेकिन मैं पापा के ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, प्रतिशोध से खूब परेशान थी। किसी भी तरह घर से निकलने के लिए मैं 12वीं करते हुए प्रतियोगी परीक्षा में बैठी रही थी। इस लिहाज से पहली बार मैं होटल मैनेजमेंट में मेरा सरकारी कॉलेज में चयन हो गया, तो बिना वक्त गवाए दूसरे शहर में मैंने एडमिशन ले लिया।
अब दूसरे साल मुंबई के होटल से मैं ट्रेनिंग कर रही थी, पर इस बार भी परिस्थितियां जटिल होती गई। परिवार नुमा कटघरे में खड़े जवाब तलब से मैं बेतहासा उब चुकी थी और वाकई अपने चारों ओर की बद दिमाग दीवारों को हथौड़ों के बेइंतहा वार से तोड़ देना चाहती थी। ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने दूसरे दोस्तों की तरह अलग फ्लैट लेकर रहना चाहती थी। पापा ने ऐसा होने नहीं दिया। कंपनी के जीएम पद पर थे वे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन थी तो विश्वास की कमी। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें सिर्फ अंधड़ ही तो दिखता था, धुआं ही धुआं। न रिश्ता साफ था, न प्यार, न विश्वास। उनके दिल में हमेशा मेरे लिए शक ही रहे। उन्हें लगा कि अकेलेपन का मौका मिलते ही मैं सबसे पहले उनकी इज्जत पर वार करूंगी। बदले की जिस फितरत में वे झुलस रहे थे, उसी में दूसरों को भी आंकना उनकी आदत हो गई थी। माँ पर उन्होंने यह जिम्मेदारी डाल दी थी कि वे अपने पिताजी को यह दायित्व दे दे कि वे मेरी जिम्मेदारी उठाएं। पापा की यह बात जो उन्होंने मेरी माँ से कही मेरे कानों में गूंजती रहती। अपने पिताश्री से कहो कि बेटी ब्याह कर सिंहासन पर बैठ सम्राट बने, पैर न डुलाते रहें, बल्कि पोती की सेवा करके कुछ दामाद का भी कर्ज उतारें। अवाक थी मैं। नाना हमेशा से ही अपनी कम आर्थिक स्थिति में भी हमारा ख्याल रखते रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए मैं मुंबई गई थी। मेरी इच्छा थी मैं दिल्ली में अपनी ट्रेनिंग पूरी करूं। मैंने पापा से छिपा कर वहाँ के लिए इंटरव्यू दिया और चयन भी हो गया, मगर पापा की मर्जी के बगैर मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकी। नाना पूरी लगन से मेरी जिम्मेदारी में जुट गए थे, लेकिन यहाँ भी प्रेम का बंधन अब भारी पड़ने लगा मुझ पर। मुझे ट्रेनिंग से वापस आने में रात के 2 बज रहे थे। होटल की गाड़ी घर तक छोड़ रही थी। अभी नींद आने तक सारे दिन का संदेश मुझे फ़ोन पर चेक करना होता था। दरअसल ड्यूटी में अथॉरिटी के आदेश से फ़ोन जमा रहते थे। अब नाना की हिदायत होने लगी कि मैं रात को फ़ोन ना पकड़ूं, दोपहर तक सोई ना रहूं, भले ही रात 3 बजे तक नींद आई हो। मेरा ड्रायर से बाल सुखाना उन्हें गवारा ना था, जबकि होटल में हमें ऐसी ही हिदायतें दी गई थी, क्योंकि हमें ड्यूटी में गिले बाल लेकर आना मना था। पोशाक मेरी मर्जी की मैं पहनूं तो नाना की सभ्यता में खलल पड़ता। मतलब इन कोलाहलों ने मेरे अंतर्मन को सन्नाटे में तब्दील कर दिया था। नाना अपनी जगह सही थे और मैं अब बच्ची नहीं रह गई थी। यह सब नाना को समझाते रहने की एक बड़ी कठिन परिस्थिति से मैं जूझने को मजबूर थी। अब बहुत हो चुका था। अंतर्मुखी होना मेरी खासियत से ज़्यादा नियति हो गई थी। प्यार, इमोशन, सुख दुख अब मैं किसी से साझा नहीं करना चाहती थी। मुझे अपने पापा के आदेशों, निर्देशों, नाना के अफसोसों, माँ की प्यार भरी फिक्रों से नफरत होने लगी थी। मैं सबसे दूर रहना चाहती थी और तब जाने कैसे इस बंधन में जकड़कर यहाँ आ पहुँची थी। यह था उसकी अभी तक की ज़िंदगी का इतिहास। खुली खिड़की से कोहरा मेरी तरफ बढ़ता सा नजर आया, जैसे अब आकर मुझे पूरी तरह जकड़ लेगा और मैं खो जाऊंगी इस घने से शून्य में। ठंड से जकड़न बढ़ती जा रही थी मेरी। पीछे से जैसे कुहरे ने हाथ रखा हो मेरी पीठ पर। मैं सिहर कर पीछे मुड़ी। संकेत वापस आ गया था और अपना ठंडा बर्फीला हाथ मेरी पीठ पर रख मुझे बुला रहा था। वह बोला, यह लो अदरक वाली चाय, मैं पीकर तुम्हारे लिए एक लाया। इस लॉज के नीचे क्या मस्त चाय बन रही है। मैंने चाय ली और उससे थोड़ी मोहलत मांगी। वह नीचे चला गया। संकेत मेरी एक बात पर मेरे साथ कहीं भी चला जाता है। मेरे लिए लोगों से कितनी ही बातें सुनता है और मैं कभी इससे ढंग से बात ही नहीं कर पाती। आज इसकी इच्छा का मान रखना चाहिए मुझे। मैं नीचे आ गई। संकेत मेरे इंतज़ार में इधर उधर घूमते हुए अगल बगल के छोटे होटलों में लंच के लिए जानकारी जुटा रहा था। मैंने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। कल आए थे हम दोनों यहाँ। होटल में क्रिसमस की भारी व्यस्तता के बाद हम दोनों को छुट्टी मिली थी। 22 साल की उम्र भारतीय समाज में शिशुकाल ही मानी जाती है, अपने परिवार और रिश्तेदारों में तो अवश्य। ऐसे में पीछे जरूर ही पहाड़ टूटकर ध्वंस लीला चलने की उम्मीद कर सकती हूँ, वह भी जब बिना बताए एक लड़की के साथ मैं यहाँ आ गई हूँ। संकेत को मैं 2 सालों से जानती हूँ। कॉलेज में भी वह मेरा अच्छा दोस्त रहा और इस ट्रेनिंग में भी बराबर मुझे समझने का और साथ देने का जैसे बीड़ा ही उठा रखा था उसने। संकेत रुककर मेरा इंतज़ार कर रहा था। पास जाते ही उसने एक ऊंची पहाड़ी के पास गोल से एक सफ़ेद रुई से मेघ की ओर इशारा किया। मैंने देखा तो उसने कहा, ठीक तुम्हारी तरह है यह मेघ। कैसे? तुम भी तो ऐसी ही हो, सफ़ेद रुई सी लगती हो, कोमल, लेकिन अंदर दर्द का गुब्बार भरा हुआ है।
लगता है बरस पड़ोगी अभी, लेकिन बिन बरसे ही निकल जाती हो दूर बिना किसी से कुछ कहे। मैं खुद को कठोर दिखाने का प्रयास करती रहती हूँ, लेकिन सच शर्मा गई थी अभी। कैसे समझ पाता है वह इतना मुझे? उसके साथ मेरी दोस्ती बड़ी सरल सी है, कुछ तो है, जैसा होते भी जैसे कुछ नहीं है। उसके साथ क्यों आई, ना जानते हुए भी मुझे उसके साथ ही आने की इच्छा हुई। जाने क्यों? वह भी तो कभी किसी बात पर मुझे मना नहीं करता। एकदम अविश्वसनीय। मैं अचानक बोल पड़ी तो वह अवाक हुआ। क्या? तुम्हारा यूँ बोलना क्यों? कभी कहते नहीं ऐसे। झेपते हुए वह आगे बढ़ गया। मैं नहीं बढ़ पाई, वही रुकी रही। सोच रही थी पीछे क्या हो रहा होगा। नाना, पापा, माँ, क्यों और क्यों नहीं के सवाल लिए सब बरसने को तैयार खड़े मिलेंगे। 80 साल की उम्र में कई तरह की शारीरिक मानसिक परेशानियों की वजह से थके हारे नाना अब भी सहर्ष उस युवा लड़की की जिम्मेदारी उठाने को तत्पर थे, जो दबंग दामाद की विद्रोहिणी बेटी थी और कभी भी उनके नपी तुली कटोरी में नहीं उतरने वाली थी। मेरे अचानक कहीं चले जाने की बात नाना को मेरे पापा को बतानी पड़ी। कहीं मैं कुछ कर गुजर जाऊं और मेरे पूरे परिवार को पछताना पड़े। मैंने अपना फ़ोन खोला तो पापा के ढेरों संदेश दिखे, ज़्यादातर धमकी भरे। पापा, मैं जीऊँगी, मेरी सांसों को आप मेरी माँ की तरह डब्बे में बंद नहीं कर सकते। भले ही कितने ही माइनस हो जाएं ऑक्सीजन मेरे लिए, मैं सांस तो पूरी लूँगी। पापा, मैंने सोचा। मैं पीछे से जाकर संकेत के बराबर चलने लगी थी। हम एक पहाड़ी पर आ पहुँचे थे। संकेत ने झिझकते हुए मेरा हाथ पकड़ा। मैं धड़कनों को महसूस कर रही थी। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, संकेत, हम दोस्त क्यों हैं? कभी यह सवाल तुमने सोचा है? तुम यह सवाल क्यों सोचती हो? ज़रूरी है संकेत, मेरे लिए यह सवाल ज़रूरी है। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए। तुम तो अपने घर वालों के बारे में सब कुछ बता चुकी हो। मेरे बारे में भी तो जानती ही हो कि मेरे बड़े भाई इंजीनियर हैं, शादीशुदा हैं। मम्मी पापा दोनों सरकारी जॉब में थे और अब दोनों ही रिटायर हो चुके हैं। काफ़ी पेंशन मिलती है, घर बार है। मेरी होटल की पढ़ाई को नाक कटाने वाला मानकर वे मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। तो खानदान से लगभग बिछड़ा हुआ मैं अपने बलबूते ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ और तब तक पापा के पैसे से फल फूल रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरे इन विशेषणों से कोई परेशानी है? इसलिए ही संकेत, मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। तुमने लक्ष्य निर्धारित करके दौड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन जिसे संग लिए तुम दौड़ में जीतना चाहते हो वह तो सैर पर निकली है। उसे तो तुम्हारे लक्ष्य से कोई वास्ता नहीं। संकेत, उसे अभी हवाओं के कतरों को अपनी झोली में भरने की फिक्र है। समझता हूँ काव्या, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ की आदत हो गई है। इसलिए नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत, मासूम, गोरी और स्लिम हो, या तुम अपने पापा की इकलौती हो, या तुम्हारा ब्यूटी सेंस बिंदास है, बल्कि इसलिए कि हम दोनों की सोच में बहुत अंतर नहीं। हम एक दूसरे को एक दूसरे पर थोपते नहीं और हम समानांतर साथ चल सकते हैं बहुत दूर, इसलिए। पर उम्मीद के बंधन में मैं नहीं बन सकती संकेत। मैं खरा उतरने से आजीज आ गई हूँ। भूल जाओ मुझे और जिन पलों में जब तक साथ है उतने में ही जीने दो मुझे। संकेत मुझे अपलक देखता रहा। सूरज की भरपूर रोशनी के बावजूद सारे कुहरे उसके चेहरे पर आकर जम गए थे जैसे। हम वापसी में सारे रास्ते चुप रहे और अपने कमरे में आकर कुछ देर अपने अपने पलंग पर लेटे रहे। मुंबई वापस जाकर इस कोलाहल ने मेरे जीवन में भारी संघर्ष का रूप ले लिया। एक लड़के के साथ भागी हुई लड़की फिर से वापस आई है। यह तो भारतीय समाज में कलंक ही नहीं, मौत के समान दंडनीय है। भला हो कानून का जो अंधा है, इसलिए सारे पक्षों को देख पाता है, वरना आँख वालों से उसकी उम्मीद नहीं। माँ पापा दोनों इस बीच नाना के पास आ गए थे और पापा अपने मोर्चे पर तहकीकात के मुस्तैद रहते हुए भी अपनी कटी नाक के लिए मुझ पर जी भर लानत भेज रहे थे। नाना ने आते ही मुझे लड़के से बात कराने पर जोर देना चाहा। बात करा दूँ तो शादी के लिए ठोका बजाया जा सके। अब किस तरह किस किस को समझाऊँ कि इन लोगों की नाप तोल से बाहर भागी थी मैं, और साथ था एक समझने वाला दोस्त। पापा ने इस बीच फरमान सुना दिया, सब बंद, पढ़ाई के नाम पर सारे चोचले बंद। तुम मेरे साथ वापस चल रही हो। एक लड़का देखूंगा और तुम्हें विदा कर दूंगा। सांप नहीं पाल सकता मैं। क्या मुझे नाना की बात से हमदर्दी थी या मैं पापा के आगे घुटने टेक दूं? नहीं पापा,
मैं जीऊँगी माँ के इतिहास को पलटकर, मैं जीऊँगी खुद की सांसों के सहारे। यह सब सोचती मैं सभी को अनदेखा कर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने को होटल के लिए निकल गई। होटल पहुंचकर नाना को फ़ोन कर दिया। ट्रेनिंग के लिए बने होटल के बंकर में ही रह जाऊंगी, पर वापस उनके घर अब नहीं जाऊंगी। मुझे होटल से 4,000 रुपये मिलते और होटल में ही रहना खाना फ्री था। यह ट्रेनिंग पीरियड कट जाने के लिए काफ़ी था, लेकिन बात की बात भी माने रखने वाली थी। मेरे बंकर में रह जाने से संकेत को मेरे पीछे के हालात का अनुमान हो गया था और उसकी मेरे प्रति सहानुभूति से मुझे उन्हीं गृहस्थी के पचड़े की बदबूसी महसूस हो रही थी। संकेत मेरे सख्त रवैये के प्रति अचंभित था। आखिर लड़कियों को क्या जरा भी सहारा नहीं चाहिए? नहीं संकेत, मैं अपनी सांसें खुद अपने ही संघर्ष की उष्मा से तैयार करूंगी। होटल में रह जाने के मेरे निर्णय की गाज नाना और माँ पर गिरी। पापा माँ को बिना लिए ही लौट गए, इस हिदायत के साथ कि नाना और माँ मिलकर जितना बिगाड़ना है मुझे बिगाड़ते रहें, वे अब जिम्मेदार नहीं। इधर नाना से भी और गिड़गिड़ाया न गया। माँ तो पापा के आगे थी ही गूंगी। माँ की दुर्गति देख यही लगा कि मैं पापा के आगे हथियार डाल दूं और पापा के ढूंढे कसाई के खूंटे से बन जाऊं। लेकिन यह मेरी दुर्गति की इंतहा हो जाती और माँ के भविष्य की सुधार की कोई गारंटी भी नहीं थी। दूसरी मुश्किल थी अगले 6 महीने की कॉलेज फीस का इंतज़ाम करना, जो 50,000 रुपये के करीब थी, और यह नाना से लेने की कोशिश पापा के साथ बवाल को अगले पड़ाव तक ले जाने के लिए काफ़ी थी। तो क्या करती? संकेत की फीस भर देने के अनुरोध को मजबूरी में मान जाती या पढ़ाई और ज़िंदगी छोड़ अहंकार के आगे फिर टूटकर गिर जाती? साल के बीच से एजुकेशन लोन मिलना मुश्किल था। मैंने संकेत से ही कहना बेहतर समझा। उसने साल भर की फीस भर दी और मेरी तसल्ली के लिए इस बात पर राजी हो गया कि मैं कोर्स पूरा करते ही नौकरी करके उसका कर्ज चुका दूंगी। एक दिन मैं ट्रेनिंग की हैसियत से होटल की ड्यूटी के तहत रिसेप्शन काउंटर पर खड़ी थी। पापा एक 30 वर्षीय युवक के साथ अचानक कार से उतरकर मेरे पास आए। पापा ने मुझे मेरे HR मैनेजर का मेल दिखाया। मेरे यहाँ से रवानगी का इंतज़ाम करा लिया था उन्होंने। मैं जल्द HR मैनेजर मैम से मिलने गई और वस्तु स्थिति का संक्षेप में खुलासा करके उनसे सकारात्मक फीडबैक लेकर पापा के साथ लौट गई। हाँ, जाते जाते एक शर्त लगा दी कि माँ वापस आएंगी तभी आपका कहा सुनूंगी। उस लड़की घूरने वाले शख्स जिसे पापा साथ लाए थे कि आगे पापा को हाँ कहना पड़ा। घर आकर मेरे कुछ भी कर जाने की धमकी के आगे झुककर पापा ने माँ को बुलवा लिया। एक तरफ मुझे ट्रेनिंग में वापस जाने की हड़बड़ी थी, दूसरी ओर शादी वाले युवक से पीछा छुड़ाना था, और तो और संकेत के लिए हमारे परिवार में एक स्थान बनाना था ताकि मुझे लेकर उसकी कोशिश को महत्व मिल सके। सबसे पहले मैंने संकेत से बात की। वह सहर्ष तैयार हो गया कि नाना और पापा की कड़ी को जोड़ने में वह मुख्य भूमिका में आएगा। धीरे धीरे उसकी पहल पर नाना की संकेत के साथ जहां अच्छी ट्यूनिंग हो गई, वहीं मेरे पापा के स्वभाव के प्रति भी उनमें नरम रुख आ गया। इधर HR मैनेजर मैम को उनकी बात की याद दिलाते हुए मैंने उनसे मुझे जल्द ट्रेनिंग में वापस बुलाने को कहा। मैम मेरी आत्मनिर्भरता की सोच का स्वागत करती थी और उन्होंने पापा पर जोर डाला कि वे मेरी ट्रेनिंग को पूरी करने दें। अड़ी तो मैं भी थी। उन्होंने भी सोचा कि एक बार यह पारंपरिक बिजनेसमैन फैमिली में चली गई तो यूं ही इसका बेड़ा गर्क होने ही वाला है। कहीं ज़्यादा रोग से बिगड़ गई तो लड़कों वालों के सामने हेठी हो जाएगी। पापा ने मुझे ट्रेनिंग में जाने दिया। संकेत मुझ पर लगातार नजरें रखा था। एक दिन बड़ी घुटी सी महसूस कर रही थी मैं। माइग्रेन से सिर फटा जा रहा था मेरा। संकेत पास आया और मुझे देखता रहा, फिर कहा, व्यर्थ ही परेशान होती हो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, क्यों इतना सोचती हो? तुम मेरे साथ होती तो मुझे खुशी होती, और मैं यह तुमसे कहकर और ज़्यादा खुश होना चाहता हूँ। तुम भी कहो, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ, इससे मुझे बेहद खुशी होगी। विचारों को खुला छोड़ो, इतना घुटती क्यों हो? मैं बस रो पड़ी। मेरी स्थिति भांपकर संकेत ने आगे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ काव्या, तुम चाहो तब भी और ना चाहो तब भी। जरूरी नहीं कि हम सामाजिक रीतों से पति पत्नी बने कभी, लेकिन साथ होने का एहसास, जो समझे जाने का एहसास, वह अनमोल है। अगर मेरा तुमसे जुड़े रहना तुम्हें पसंद नहीं तो बेझिझक तुम वह भी कह दो। हाँ, मैं तुम्हें भूलने की गारंटी तो नहीं दे सकूँगा,
लेकिन तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। आंखों में आंसू थे मेरे ज़रूर, लेकिन दिल में सुकून फूल खिल उठे थे। सच, संकेत की सोच मेरी सोच की कितने करीब थी। जब तुम्हें कोई पसंद आता है तो तुम अपनी मर्जी से उसे पसंद करते हो, फिर बंधन के नाम पर प्रेम की जगह उम्मीदों, आदेशों, निर्देशों और खुद की मनमानी की जंजीरों से क्यों बांध देते हो उसे। यह तो सामने वाले के दायरे को संकरा करना हुआ। परिवार में पिता कमा कर लाता है, अपना दायित्व निभाता है, यह उसका बड़प्पन है, लेकिन बदले में परिवार के अन्य सदस्यों के विचारों और इच्छाओं का मान न करना, अपनी मनमानी करना न्याय संगत नहीं है। पैसे के बदले उसे ऐसे अधिकार तो नहीं मिल सकते। बच्चा पैदा करने में आपने किसी पर दया तो नहीं की। विचारों की उथल पुथल के बीच मैं सुन्न सी पड़ गई थी। संकेत ने कहा, जो भी परेशानी हो मुझे बताना, मैं हल निकालूंगा। शादी वाले युवक का फ़ोन नंबर कुछ सोचकर मैंने पापा से यह कहकर रख लिया था कि शादी से पहले परिचय कर लूँगी फ़ोन पर। बाद में मैंने यह नंबर संकेत को दिया और हमने इस पर मंथन करना शुरू किया। संकेत इस बीच नाना के साथ अपनेपन की जमीर तैयार कर चुका था। अब वह वहाँ जाकर मेरे उन विचारों से मेरे घर वालों को अवगत करा रहा था जिनमें अब तक किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने नाना से अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अहंकार पर मत लो नाना, मैं समझता हूँ उसे, क्योंकि मैंने समझने की कोशिश की है। आप लोग उसके ज़्यादा करीब जरूर हो, लेकिन बात किसी को महत्व देने की है। आप लोग खुद को और खुद की सोचों को ज़्यादा महत्व देते हो और मैं काव्या को, इसलिए मैं ज़्यादा आसानी से उसे समझ पाता हूँ। नाना इतने भी अड़ियल नहीं थे, वे समझ गए और मुझे मदद देने को तैयार हो गए। शादी वाले युवक को फ़ोन कर नाना ने कहा, बेटा, आपका बहुत ही परंपरावादी परिवार है, लेकिन यह शादी आपको कोई सुख नहीं दे पाएगी। लड़की के पिता सिर्फ बेटी को सजा देने के लिए यह शादी करवा रहे हैं, लेकिन बेटी किसी दबाव या मनमानी सहकर नहीं जिएगी। वह स्वतंत्र सोच वाली आधुनिक लड़की है। शादी के बाद आप सबकी जगहसाई ना हो, बाकी आपकी इच्छा। लड़के ने तुरंत फ़ोन रखने की कोशिश में कहा, मैं नहीं करने वाला यह शादी, मुझे शुरू से ही शक था। सुनो बेटा, सुनो सुनो, यह तुम मत कहना कि हमने आगाह किया तुम्हें, क्योंकि लड़की के पापा के डर से हमें यह कहना पड़ेगा कि हमने ऐसा नहीं कहा, और तुम प्रमाण देने लगे तो फिर और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। आप लोग लड़के वाले हो, लड़की के बारे में पता करना आपका हक है। इसी लिहाज से कह देना कि आपको लड़की जमी नहीं। हाँ, कह दूंगा, बात शांति से ख़त्म। पापा को जब सुनने में आया कि होटल मैनेजमेंट पढ़ने वाली लड़की खानदानी बहू नहीं बन सकती और इसलिए रिश्ता ख़त्म, तो पापा ने खूब लानत भेजी मुझे। मैंने भी कह दिया, अब तो कहीं ऊंची नौकरी कर लूँ तभी आपकी कटी नाक फिर से निकले। फीस जारी रखिए ताकि अपने पैरों पर खड़ी होकर आपका नाम रोशन करूँ। और लड़कों के साथ जो भाग जाती हो, एक दोस्त है मेरा संकेत, लड़की की शक्ल नहीं है उसकी, बस इतना ही कसूर है। थोड़ा तो आगे बढ़िए पापा। इस बीच संकेत नाना की पुरानी सोचों में काफ़ी बदलाव ले आया था। वे अब नई पीढ़ी को समझने को तैयार रहने लगे थे। मैं ट्रेनिंग में ही थी और होटल का बंकर ही फ़िलहाल मेरा ठिकाना था। मेरे जन्मदिन पर नाना ने अपने घर में एक छोटा सा आयोजन रखा और कुछ परिचितों को बुलाया। पार्टी के खास आकर्षण मेरे माँ पापा थे, जिन्हें नाना ने अपनी वाकपुटता से आने के लिए राजी कर लिया था। निसंदेह इसमें संकेत की दक्षता की कमी नहीं थी। संकेत का मानना था कि तोड़ने में हम जितनी ऊर्जा गंवाते हैं, जोड़ने में उतनी ही ऊर्जा क्यों न गंवा कर दिखा जाए। जिंदगी को खूबसूरती से जिया जाए तो दुनिया की सुंदरता को हम शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। संकेत और मेरी उपस्थिति में जब एक अच्छी पार्टी रात गए ख़त्म हुई तो नाना ने संकेत को रात हमारे साथ ही रुक जाने को कहा। पापा का पहला सवाल था, अभी तक यहाँ क्यों है? इशारा संकेत की ओर था उनका। नाना ने कहा, ताकि हम सब साथ हो सकें। कुछ देर रुक कर मेरी बात सुनो पवन। किसी की कुछ न सुनना और अपना फरमान दूसरों पर थोप देना, तुम्हारी यह आदत तुम्हें दूसरों की नज़र में गिरा रही है। मैं आपका कोई ज्ञान नहीं सुनूंगा। आप बेटी के बाप हैं, उतना ही रहें। बस पापा, मैं कूद पड़ी थी बीच में। पुराने ढकोसलों से पटी पड़ी आपकी सोच और उन निरर्थक सोचों पर आपकी दूसरों की ज़िंदगी चलाने की कोशिश हमें ले डूबेगी। आप बुरी तरह अहंकार की चपेट में हैं। पैसे और रुतबे की धौंस से आप अपने परिवार को बांधे नहीं रख सकते। जिंदगी भर आप तानाशाही से नहीं चला सकते। आप मेरा खर्चा उठाकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, बदले में लेने की कुछ फिक्र ना करें। बेटे का पिता कहकर किसे नीचा दिखा रहे हैं?
आप क्या हैं? मेरी माँ अवाक मुझे देख रही थी। अचानक बोल उठी, यह संकेत की संगत का असर है, वरना सोच तो कब से थी हमें, लेकिन बोलने की हिम्मत कहाँ थी। यही तो चाहते रहे पापा कि उनके आगे किसी की हिम्मत ना पड़े। उन्हें कभी हिम्मत हुई है कि अपने अंदर के अहंकार के सीलाखंड को तोड़े? कोशिश ही नहीं की कभी खुद को गलत कहने की, खुद की सोचों को मथने की। पापा सिर झुकाए बैठे रहे, जैसे सिर से पैर तक ज्वालामुखी पिघलकर गिरते गिरते बर्फ सा जमता जा रहा था। धीरे धीरे उन्होंने सिर उठाया और संकेत की ओर देखा और देखते रह गए। शांत सुंदर चेहरा, समझदार ऐसा कि सबको साथ लिए चलने का हुनर हो, जिसमें अच्छा परिवार, लेकिन नौकरी, करियर, होटल नहीं। नहीं, पापा अभी कुछ नकारात्मक कह पड़ते इससे पहले मैंने कमान संभाल ली। पापा, अभी मुझे काफ़ी कुछ करना है, दुनिया को अपने सिरे से ढूंढना है। इसलिए नहीं कि मैं मनमानी करना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे खुद को खुद के अनुसार गढ़ना है, किसी अन्य के अनुसार नहीं। मेरे ख्याल से संकेत अगर होटल लाइन में है तो यह उसकी खुद की मर्जी है। किसी और की मर्जी की गुलामी करके आपके अनुसार किसी खानदानी लाइन जैसे कि डॉक्टरी या इंजीनियरिंग में जाता और अपना परफॉर्मेंस खराब करता तो क्या वह किसी काम का होता? तुरंत माँ ने कहा, हम संकेत को अपना समझते हैं। यह हमेशा हमारे परिवार के साथ खड़ा रहा है। मेरे हिसाब से पवन, आप भी समझ रहे होंगे, हम इसे अपने लिए बांध कर रख लेते हैं, काव्या को पढ़ने देते हैं। पापा ने पहली बार खुले दिल से संकेत की ओर देखा, फिर माँ से कहा, ठीक है। ये दो शब्द उपस्थित सारे लोगों की सांसों में सुगंधित मीठी बयार भर गए। संकेत समझ गया था कि उसे राजगद्दी मिल चुकी है, लेकिन उसे राजगद्दी से ज़्यादा मैं चाहिए थी। वह मेरी भावनाओं को अच्छी तरह समझता था। उसने कहा, माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं आप सबका ही हूँ और रहूँगा। मैं काव्या को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मगर उसे खुलकर जीने दें। उसे जब जैसे मेरे साथ आना हो आए। यह मुक्ति का बंधन है, टूटेगा नहीं। मैं संकेत की आंखों से उतरकर जाने कहाँ खोकर भी संकेत में ही समा गई। हाँ, यह मुक्ति का ही बंधन था, जिसने मुझे अदृश्य डोर में बांधे रखा था, बिना किसी बंधन का एहसास दिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।